विपक्ष ने गरीबों की भावनाओं से खेला और समाज को जाति के आधार पर बांट दिया। वे अब भी यह पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस समय आया था जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन हुआ करता था। नीतीश कुमार ने बिहार की जाति जनगणना कराई थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव लंबे समय से देशव्यापी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। लेकिन अब आरएसएस ने कहा है कि जाति जनगणना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? क्या बिना राजनीति किए इसे हल किया जा सकता है? जाति जनगणना से आखिर किस बात का डर है आपको? आरएसएस ने फिर बाद में ये भी कहा कि जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। अब देखा आपने कैसे भाजपा और आरएसएस मिलकर सामंजस्य बिठाना चाह रहे हैं। भाजपा मना कर रही है और आरएसएस जो कल तक मना कर रही थी वो अब सीधे सीधे नहीं कह पा रही कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं। वो बस इस मुद्दे को निपटाने की बात कह रही है। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जिसका कंगना रनौत भी समर्थन करती हैं। कंगना तो साफ कहती हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। खैर, कंगना तो कुछ भी कहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब हिस्सेदारी और भागीदारी में सामंजस्य की बात आती है तो वो भी जाति जनगणना का समर्थन करते नहीं नजर आते। तो आइए जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के एपिसोड में कि जाति जनगणना के इस मुद्दे पर आरएसएस और बीजेपी में अब अलग अलग मत क्यों है। क्या ओबीसी, एससी, एसटी से हिंदू एकता की बात सिर्फ वोट लेने तक सीमित है और जब बात बराबर हिस्सा लेने की आती है तो क्यों भाजपा को जाति जनगणना से डर लगने लगता है? इसके साथ ही आरएसएस और बाबा साहेब अम्बेडकर के उस रिश्ते की भी बात करेंगे जिसकी वजह से आज आरएसएस बड़ा संगठन बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल हिंदू सवर्ण 23% भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो संपत्ति है वो इस देश की पूरी संपत्ति का 89% हिस्सा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिसर्च ये भी कहती है कि देश की कुल संपत्ति में ओबीसी की हिस्सेदारी 9% है, जबकि ओबीसी की जनसंख्या 50% के आसपास अनुमानित की गई है। इस चार्ट को देखिए, 2014 से जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ओबीसी की संपत्ति लगातार कम होती गई है। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया था और कहा था कि इससे पता चलेगा कि अलग अलग क्षेत्रों में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है। देश में 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की है, लेकिन मीडिया, प्राइवेट संस्थानों, नौकरशाही और कॉरपोरेट में उन्हें आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिल पा रही है। अब आबादी के हिसाब से किसे कितना हिस्सा मिलना चाहिए ये तय कैसे होगा? और आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना भी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है। इस चार्ट को फिर से देखिए। ये लोकसभा चुनाव 2024 का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का। सवर्णों के 79% वोट बीजेपी और उसके साथ गठबंधन वाली पार्टियों को मिले। यही हाल लगभग थोड़ा आगे पीछे होकर पूरे देश में रहता है। जरा सोचिए, क्या वजह है कि लगभग सारे सवर्ण मिलकर भाजपा को ही वोट करते हैं? जब आप सवर्णों की वोटिंग के इस आंकड़े का संबंध भाजपा के जाति जनगणना न कराने की प्रतिबद्धता से जोड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसला यही है कि सवर्णों का एक बड़ा तबका नहीं चाहता कि उसके पास जो उनकी जनसंख्या के हिसाब से कई गुना ज्यादा देश की संपत्ति है या उनका बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व है वो उनके पास से कहीं और चला जाए। यही वजह है कि भाजपा जाति जनगणना करवाना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपना वोटर खोना नहीं चाहती। अब आप आइए इसे जरा हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2010 में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, संसद के भीतर भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति जनगणना के मुद्दे पर तर्क दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में और 10 साल लग जाएंगे। लेकिन इसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई और तय समय के अनुसार 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी थी, तब वो नहीं करवाई गई। तब इसी साल संसद में भाजपा से एक सवाल किया गया कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। इस पर सरकार लिखित रूप में जवाब देती है कि सिर्फ एससी, एसटी को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी करती ही है। विपक्ष में जब ये पार्टियां होती हैं तो जातीय जनगणना को मुद्दा बना लेती हैं। भारत में आखिरी बार ब्रिटिश शासन के दौरान जाति के आधार पर 1931 में जनगणना हुई थी। इसके बाद 1941 में जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पेश नहीं किए गए। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश अलग हो चुका था, यानी अब ये जनगणना 1951 में हुई, लेकिन इस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियां और जनजातियों को ही गिना गया। कहने का मतलब ये है कि 1951 में अंग्रेजों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया गया, जो कमोबेश अभी तक चल रहा है। इस जनगणना से पहले साल 1950 में संविधान लागू होते ही SC और ST के लिए आरक्षण शुरू कर दिया था। कुछ साल बीते और पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी आरक्षण की मांग उठने लगी थी। आरक्षण के मामले में पिछड़ा वर्ग की परिभाषा कैसी हो, इस वर्ग का उत्थान कैसे हो, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया। काका कालेलकर आयोग ने 1931 की जनगणना को आधार मानकर पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। हालांकि काका कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात को लेकर बहस थी कि गणना जाति के आधार पर हो या आर्थिक आधार पर, यानी ये आयोग इतिहास में महज एक कागज भरने तक ही सीमित रह गया। अब साल था 1978 और देश में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वाली सरकार थी। इस सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग बनाया, लेकिन साल 1980 के दिसंबर तक जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तब तक जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। मंडल आयोग की तरफ से ये भी कहा गया कि पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। हालांकि मंडल आयोग की सिफारिशों पर अगले 9 सालों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की उस सिफारिश को लागू कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग की गई थी। वीपी सिंह के इस फैसले के बाद बवाल मच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद बारी थी 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें आरक्षण को सही माना गया, लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तय कर दी गई। यानी जितने भी आरक्षण जितने भी तरह के दिए जा रहे हैं वो 50% से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। अब साल आया 2006। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू कर दिया और इस मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू कर दिया गया, जिसमें सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने पर मोहर लगा दी गई। इस बार भी विवाद हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू हो गया। अब साल था 2010, कांग्रेस की सरकार थी और देश में जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने खूब जोर लगाकर इसकी मांग उठाई। हालांकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। साल 2011 के मार्च महीने में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जातीय जनगणना पर अपनी बात रखी और यह हवाला दिया कि जो लोग इस जनगणना में काम करते हैं उनके पास इस तरह की ट्रेनिंग या अनुभव नहीं है। हालांकि लालू जैसे अपने सहयोगियों के दबाव में आकर कांग्रेस को जातीय गणना पर विचार करना पड़ा। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी। इसमें जनगणना के पक्ष में सुझाव दिए गए। इस जनगणना का नाम दिया गया सोशियो यानी इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशियो को पूरा करने में कांग्रेस ने 4800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जिलावार पिछड़ी जातियों को गिना गया और इसका डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दे दिया गया, जिसके कई साल बाद तक इस डेटा पर बात नहीं की गई। जब सरकार बदली तब थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर हुई और जातीय जनगणना के डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने भी जाति के आंकड़ों को जारी करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब भाजपा और आरएसएस इस मुद्दे पर समान नजर नहीं आ रहे हैं। 2 अगस्त को केरला में आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा, जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। आरएसएस के इस बयान में कुछ भी स्पष्ट नहीं नजर आ रहा। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है।
देश के संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? अब भाजपा तो जाति जनगणना करवाकर सवर्णों का वोट बैंक नहीं खोना चाहती। जाति जनगणना होने से ओबीसी, एससी, एसटी को साफ हो जाएगा कि सरकारों ने सिर्फ सवर्णों को मालामाल किया है, जबकि उनसे वोट लेकर उनकी उपेक्षा की है, उन्हें इग्नोर किया है। अब ये समझते हैं कि आरएसएस अस्पष्ट ही सही मगर जाति जनगणना के समर्थन में क्यों दिखाई दे रही है। हिंदुत्व की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले फ्रांसीसी विद्वान क्रिस्टोफर जेफरलो ने साल 2020 में अपने एक लेख में लिखा था कि आरएसएस मराठी ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसने सभी जाति वाले हिंदुओं को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। ऐसा क्यों किया? इसकी वजह थे बाबा साहब अम्बेडकर। जेफरलो ने लिखा है, असल में आरएसएस उस समय के महाराष्ट्र में अम्बेडकर की लीडरशिप में जब दलित राजनीति का उदय हो रहा था, उसको दबाने के लिए सामने आया। तब उस इलाके में अम्बेडकर ने पहली बार जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया, जिसमें महासत्याग्रह और दलितों के मंदिर प्रवेश की मुहिम थी। आरएसएस को पता है कि सत्ता में बने रहना है तो बहुजनों को साथ जोड़ना ही होगा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। इसी के तहत बीजेपी अब संगठन और सरकार में जाति का खासा ख्याल रख रही है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एक दलित को बनाया गया है। राष्ट्रपति के पद पर भी बीजेपी ने जनजाति समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। ये लोग भले ही एक डमी की तरह सत्ता भोगने के लिए कार्य कर रहे हों, लेकिन नाम तो होगा ही कि वो एससी और एसटी से नियुक्त किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो 1925 में आरएसएस के गठन के बाद से अब तक आरएसएस के कुल 6 सर संघचालक हुए हैं। इनमें से चौथे सर संघचालक रज्जू भैया यानी राजेंद्र सिंह को छोड़ दिया जाए तो सभी ब्राह्मण हैं। रज्जू भैया भी ठाकुर थे, यानी सारे के सारे 6 आरएसएस प्रमुख सवर्ण ही हुए हैं। आरएसएस के भीतर भी सवर्णों के दबदबे को लेकर सवाल उठा रहा है। क्यों आज तक कोई ओबीसी, एससी, एसटी का सर संघचालक नहीं रहा? इसका जवाब न तो उन ओबीसी, एससी, एसटी के पास होगा जो आरएसएस का हिस्सा खुद को कहते हैं और न खुद आरएसएस के बड़े नेताओं के पास। इनका मकसद ओबीसी, एससी, एसटी को धर्म के नाम पर एकता बनाने की भ्रमित चालबाजियों से वोट लेना और शासन करना है। और जातिगत जनगणना हुई तो सारे भेद खुल जाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी की आंख खुल सकती है, सवर्णों के हाथ से सत्ता जा सकती है। बस यही वजह है भाजपा साफ तौर पर जाति जनगणना के लिए मना कर रही है, जबकि आरएसएस भाजपा को कवर करने के लिए ऐसा बयान दे रही है जिससे जाति जनगणना भी न हो और सामंजस्य भी बिठाया जा सके। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।